हेलो फ्रेंड्स, आप सब जहाँ होंगे, मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपनी नॉवेल की नेक्स्ट एपिसोड सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू। चलिए मैं शुरू करती हूँ, रीड आउट करती हूँ। वो जी शश चल मेरे साथ। उससे पहले विज़ान ज़ैनब का नाम लेता, ख़िज़र ने उसकी बात को काटते हुए कहा और उसे लेकर होटल से बाहर निकल गया। ख़िज़र विज़ान को घर लाया और गाड़ी बाहर पोर्च में रोकी। विज़ान को ख़िज़र ने गाड़ी से निकाला और उसे अपने सामने खड़ा किया। ख़िज़र विज़ान को कहीं और लेकर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि जज्बात में आकर विज़ान ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और विज़ान को घर तो ड्रॉप करना ही था, इसलिए ख़िज़र विज़ान को सीधा घर ही ले आया था। हाँ अब बोल, क्या हुआ है? और तूने वहाँ ज़ैनब का नाम कैसे लिया? दिमाग दुरुस्त है तेरा? ख़िज़र ने गुस्से से कहा, मैं वाकई बेशर्म हूँ, मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ। तुम बताओ, मैं अच्छा नहीं हूँ ना? विज़ान ख़िज़र की बात को इग्नोर करता अपनी ही कहे जा रहा था, जो ख़िज़र को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। हुआ क्या है, बताएगा मुझे? ख़िज़र ने अभी विज़ान को झंझोड़ते हुए पूछा। तुझे पता है तुझे पता है आज आदिल शाह ने मुझे? विज़ान कहता हुआ चुप हुआ। क्या तुझे बताना? क्या कहा आदिल शाह ने तुझे? ख़िज़र ने गुस्से से पूछा। उसने मुझे ज़ैनब के साथ एक कमरे में उससे आगे विज़ान को बुला ही न गया और वो रोने लग गया। ख़िज़र तो विज़ान की बात पे हैरान रह गया। तूने मुंह क्यों नहीं तोड़ा उस साले का? ख़िज़र ने गुस्से से लब भींचते हुए कहा। मैं अभी उसे कुछ नहीं कह सकता था। अम्मी और ज़ैनब उसके कब्ज़े में हैं। आज उसने बहन भाई के रिश्ते को पामाल कर दिया। तुझे पता है ज़ैनब मेरे आगे कैसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी? विज़ान ने नशे से चूर आंखों को मसलते हुए रुंधाई आवाज़ में कहा। तुम जाओ आराम करो विज़ान, हम कल उसका कोई हल निकालते हैं। ख़िज़र ने विज़ान की हालत को देखते हुए कहा और उसे घर के अंदर छोड़कर खुद गाड़ी लेकर निकल गया। विज़ान घर में दाखिल हुआ तो सामने अबीरा को देखा, जो डाइनिंग टेबल पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। विज़ान उसके चेहरे पर अबीरा को देखकर मुस्कुराहट आई और वो अबीरा की तरफ चल पड़ा। तुम सोई नहीं? विज़ान ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। मैं वो आपका वेट कर रही थी। आपने कहा था ना कि आप आकर मेरी बात सुनेंगे, अबीरा ने घबराते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, पहले तुम मेरी बात सुनो। विज़ान ने अबीरा को कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा। ये आप क्या कर रहे हैं? अबीरा ने विज़ान के इशारे से निकलते हुए कहा। अभी कुछ किया ही कहाँ है, विज़ान ने अबीरा के करीब आते हुए कहा। पीछे हटें, आप पी कर आए हैं ना? अबीरा ने गुस्से से कहा। हाँ पी है मैंने, तो तुम चलो मेरे कमरे में। विज़ान ने अबीरा को सर्द लहजे में कहा। विज़ान की बात सुनते ही अबीरा के चेहरे पर खौफ आ गया। नहीं, आप जाएं, मैं कल बात करूंगी आपसे, अबीरा ने विज़ान से 2 कदम दूर होते हुए कहा। मैंने कहा चलो मेरे कमरे में, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? विज़ान ने गुस्से से कहा। अच्छा, आप चलें, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, अबीरा ने अपना लहजा नॉर्मल करते हुए कहा। विज़ान अबीरा की बात पर मुस्कुराया और लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। विज़ान के जाते ही अबीरा ने वहाँ से दौड़ लगा दी और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। अबीरा ने दरवाज़ा के लॉक को 10 मरतबा चेक किया था कि लॉक सही है से लगा भी है या नहीं।
लॉक पर 10वीं मर्तबा अपना यकीन आने पर अबीरा बेड पर आकर बैठी और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। खिज़्र विज़दान को घर ड्रॉप करके गाड़ी लेकर सुनसान रास्तों में निकल पड़ा। पूरी रात गाड़ी को यहाँ वहाँ भगाता रहा। खिज़्र के दिमाग से विज़दान की बातें ही नहीं निकल रही थी। आखिर एक जगह गाड़ी रोककर खिज़्र गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी के फ्रंट पर टेक लगाए आंखें मूंदे कुछ सोचने लगा। न जाने कितने ही पल खिज़्र सोचों में गुम रहा, फिर बिलाखिर उसे एक प्लान सूझा। प्लान दिमाग में आते ही खिज़्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और गाड़ी में बैठकर घर रवाना हो गया। विज़ान कब से अबीरा का वेट कर रहा था। इंतज़ार करते करते सुबह होने को थी और अब उसे अबीरा पर शदीद गुस्सा आ रहा था। विज़ान गुस्से और नशे से चूर लाल आंखों से अबीरा के कमरे की तरफ बढ़ा। अबीरा के कमरे की तरफ आकर विज़ान ने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाजे को लॉक देखकर विज़ान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ओह, तो इस तरह तुम मुझसे यानी विज़ान शाह से बच जाओगी। अबीरा, तुम्हें क्या पता कि विज़ान तुमसे 10 कदम आगे की सोचता है, और वैसे भी कितनी मासूम हो यार। तुम दरवाजे की डुप्लीकेट की भी हो सकती है, विज़दान ने मुस्कुराते हुए कहा और अबीरा के रूम की डुप्लीकेट की लेने चला गया। कुछ देर बाद विज़दान अबीरा के रूम की डुप्लीकेट की लेकर आया और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही विज़दान आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ और अबीरा को बेड से उठाकर उसे दीवार के साथ लगाते हुए बोला, तुम्हें मैंने रात को अपने कमरे में बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं? मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई थी क्या? विज़दान ने गुस्से से अबीरा को देखते हुए कहा। अबीरा इस अचानक इफ्तार पर बौखला गई थी, लेकिन विज़दान की बात सुनते ही होश में आई। आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप मुझे बिना निकाह के अपने कमरे में बुला रहे थे, यह गलत है। मैं ज़िना नहीं कर सकती, उससे अच्छा आप मुझे गोली मार दें, ये मेरे लिए आसान मौत होगी। प्लीज़ ऐसा मत करें, अबीरा ने रोते हुए कहा। ओह, तो ये बात है, तो तुम मुझे बताती ना डार्लिंग कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। कोई बात नहीं, इस बात का हल है मेरे पास तैयार रहना, आज रात निकाह है हमारा। विज़दान अबीरा को कहता बिना उसके चेहरे पर नज़र डाले वो कमरे से निकल गया। अबीरा बस ज़मीन पर बैठी अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाती रह गई। विज़दान अबीरा के कमरे से बाहर निकला ही था कि बीजान को देखकर वहीं रुक गया। आप यहाँ इस वक्त? कुछ काम था आपको? विज़दान बीजान को सामने देखकर लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, क्योंकि रात का नशा अभी तक विज़दान पर से उतरा नहीं था। बीजान गुस्से से विज़दान को देख रही थी, यकीनन वो सब सुन चुकी थी। बीजान विज़दान की बात सुनकर विज़दान के करीब आई और एक ज़ोरदार थप्पड़ विज़दान को मारा। विज़दान तो बस बेयकीनी से बीजान को देख रहा था। जिस बीजान ने आज तक विज़दान को डांटा तक नहीं था, आज उन्होंने थप्पड़ मारा था उसे। अबीरा भी विज़दान की आवाज़ पर बाहर आई थी। बीजान! विज़दान ने बेयकीनी से बीजान को पुकारा। मत बुलाओ बीजान, मुझे आज तुम्हारी वजह से मुझे खुद से नफरत हो रही है। मेरी तरबियत का ये सिला दिया तुमने। मैंने कहा था तुम्हें कि निकाह से पहले तुम अबीरा के कमरे में नहीं जाओगे, और यहाँ तुम उसे बिना किसी जायज़ रिश्ते के अपने कमरे में बुला रहे थे। मेरी तरबियत, मोहब्बत और यकीन को एक सेकेंड में मिट्टी में मिला दिया तुमने, बीजान ने गुस्से से कहा। बीजान, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। विज़दान का नशा तो बीजान के थप्पड़ और उनकी बातों से ही उतर गया था, इसलिए अब वो बीजान का हाथ थामे बोलने लगा। हाथ मत लगाओ मुझे। बीजान ने गुस्से से अपना हाथ विज़दान के हाथों से छुड़ाया। बीजान की इस बात पर विज़दान को कल रात ज़ैनब की बातें याद आ गई और अब वो गुस्से से बीजान को देखने लग गया। हाँ, हूँ मैं बुरा? नहीं हूँ मैं इज़्ज़त के काबिल? मारे मुझे और मारे, मैं तो उससे ज़्यादा थप्पड़ों का हकदार हूँ। नहीं, थप्पड़ से क्या होगा? कुछ ऐसा करें कि यहाँ मौजूद दर्द हो मुझे। विज़दान जुनूनी अंदाज में दिल पर हाथ रख के बीजान को बोला, क्या करोगी?
آپ ہاں 1 منٹ رکے، میں بتاتا ہوں۔ وزان بیجان کو حیران پریشان کر کے اب اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وجدان لوٹا تو اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ یہ لیں اور چلائیں گولی مجھ پہ، یہاں مارنا گولی۔ وجدان ابھی جنونی انداز میں دل کے مقام پر انگلی رکھے گن بھی بیجان کے ہاتھوں میں پکڑا کر بولا، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ وجدان پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بیجان نے پسٹل کو دور پھینکتے ہوئے وجدان کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عبیرہ تو بس سائڈ پر سہمی کھڑی ماں اور بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ پاگل؟ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کل رات سے میرا آپ کو کیا بتاؤں میں، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ مر کیوں نہیں گیا میں کل رات کا منظر دیکھنے سے پہلے؟ اللہ نے موت کیوں نہیں دی مجھے؟ کیا قصور ہے میرا جو وہ اوپر بیٹھا مجھے اس طرح آزما رہا ہے؟ پہلے کم آزمایا تھا مجھے، جو رہی سہی کسر اب پوری کر رہا ہے وہ۔ وجدان نے بھرائی ہوئی آواز میں آسمان کی طرف منہ کر کے کہا۔ وجدان ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گے کیا ہوا ہے کل رات؟ بتاؤ مجھے، تمہیں میری قسم ہے۔ بیجان جانتی تھی وجدان اتنی آسانی سے بتانے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے اپنی قسم دیتے ہوئے بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بیجان نے وجدان سے کہا، میں کیا بتاؤں بیجان، مجھے قسم نہ دیں، میں نہیں بتا سکتا۔ وجدان نے زمین پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا، میں نے کہا بتاؤ مجھے کل رات کیا ہوا ہے؟ اب کی بار بیجان نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا، بیجان وہ عدیل شاہ نے۔ وجدان کے منہ سے تو الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے کہ وہ کس منہ سے بیجان کو کل رات کا بتائے۔ وہ دوسری طرف عدیل شاہ کا نام سنتے ہی بیجان کے چہرے پر سخت تاثرات آئے تھے، جسے عبیرہ نے نوٹ کیا تھا۔ کیا کیا ہے عدیل شاہ نے؟ بتاؤ مجھے، بیجان نے چٹانوں سی سختی سے وجدان سے پوچھا۔ بیجان، عدیل شاہ نے کل رات مجھے کہا کہ وہ آج کی رات مجھے ایک سرپرائز گفٹ دے گا۔ میں پہلے تو نہیں سمجھا، پھر اس نے کل رات مجھے کمرے میں جانے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ آج کی رات میری رنگین رات بنائے گا۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلا گیا اور وہاں بیٹھ گیا، پھر اچانک کمرے میں کوئی آیا، اس سے پہلے میں مڑ کر اسے دیکھتا وہ جلدی سے میرے پیروں میں آ کر بیٹھ گئی اور اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی۔ پہلے تو میں شوق سا بس اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب اس نے مجھ سے اپنی عزت کی بھیک مانگی تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے جب اسے اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا اور ساتھ ہی مجھے عدیل شاہ کی ساری بات سمجھ آئی۔ وجدان، عدیل شاہ نے زینب کو میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے کہا۔ وجدان نے آخری بات ٹکڑوں میں بیان کی تھی اور یہ بات کرتے ہوئے وجدان کا دل بھی ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا۔ بیجان، وجدان کی بات سنتے ہی شاکڈ ہو گئی۔ اگر بروقت عبیرہ بیجان کو نہ سنبھالتی تو بیجان زمین پر گر جاتی۔ آپ بتائیں بیجان، میں پاگل نہیں ہوں کیا؟ ہوں گا کیا؟ مجھے مار دیں بیجان، مجھے نہیں چاہیے یہ زندگی، پلیز مجھے اس زندگی سے رہائی دے دیں، یہ سوچ ہی مجھے مار رہی ہے کہ مجھ سے وجدان شاہ سے زینب شاہ نے عزت کی بھیک مانگی، اس سے جو خود اس کی عزت کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پلیز مجھے مار دیں بیجان، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وجدان اب روتے ہوئے بیجان کے آگے ہاتھ کرتے گھٹنوں کے بل بیٹھا سسک کر بول رہا تھا۔ عبیرہ نے آج ایک مرد کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ جو مرد اس کے سامنے رو رہا ہے، اپنی موت مانگ رہا ہے، وہ لڑکی اس کی کیا لگتی ہے۔ لیکن وجدان کا اس طرح رونا عبیرہ کے دل کو تکلیف دے گیا تھا اور تھوڑی جلن بھی کہ وہ جس لڑکی کے لیے رو رہا ہے وہ لڑکی آخر وجدان کی لگتی کیا ہے۔ یہ کیا اول پول بک رہے ہو تم وجدان، ہوش میں تو ہو تم؟ کیوں اور کس لیے موت مانگ رہے ہو؟ موت تو عدیل شاہ کو مانگنی چاہیے، اس نے ایک مقدس رشتے کو پامال کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور معافی غلطی کی ہوتی ہے، گناہ کی نہیں۔ گناہ کی صرف سزا ہوتی ہے جو تمہیں اور خضر عدیل شاہ کو دینی ہے۔ عدیل شاہ نہ صرف تمہارا بلکہ خضر کا بھی مجرم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے عدیل شاہ کو اس کے لیے کی سزا بھگتنے کا۔ آج میں تم سے کہتی ہوں وجدان شاہ، تم نے عدیل شاہ کو ایسی موت دینی ہے جس سے آنے والی نسلوں کو سبق مل سکے۔ بیجان نے وجدان کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا، بیجان آپ کی قسم عدیل شاہ کو ایسی موت دوں گا کہ کوئی بھی دوبارہ عورت ذات کو کھلونا نہیں سمجھے گا۔ وجدان نے بیجان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عبیرہ تو بس حقوق کی طرح ماں بیٹے کے بیچ کی
हो रही गुफ्तगू सुन रही थी। बीजान ने विजान के आंखों के इशारे से अबीरा की तरफ ध्यान करवाया। विजान ने मुस्कुराते हुए साइड पर ढेरे समय से अबीरा की तरफ देखा और चलता हुआ उसके करीब आया। मुझे माफ़ कर दो अबीरा, मेरी कोई गलत अटेंशन नहीं थी। कल रात मुझे गुस्सा ही इतना था और ऊपर से मैं स्ट्रांग ड्रिंक करके आया था। सामने तुम्हें देखकर मुझ पर शैतान गालिब आ गया, इसलिए तुमसे बदतमीज़ी कर बैठा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा इरादा तुम्हारे साथ ऐसा करने का बिल्कुल भी नहीं था। विजान ने अबीरा के सामने हाथ जोड़ते हुए नदामत से कहा। अबीरा विजान को अपने सामने खड़ा देखकर अपनी माजी में चली गई थी, जहाँ उसे उसकी मोहब्बत उसे बेच रही थी। और एक ये इंसान था जो उसे इज्जत दे रहा था, उससे माफ़ी मांग रहा था और तो और एक लड़की के लिए रो भी रहा था जिसके साथ उसे एक रात गुजारने की ऑफर दी गई थी। आजकल के मर्द तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं रहे हैं, जहाँ औरत देखी नहीं अपनी मर्दानगी दिखाने चले आते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वो औरत भी किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। नहीं, बस अपनी हवस पूरी करनी होती है। इन मर्दों ने पता नहीं वो अपने घर की औरतों को कैसे बख्श देते होंगे, या फिर अपनी मर्दानगी का सबूत पहले अपने घर से ही शुरू करते होंगे। आजकल के दौर में इंसान नहीं बल्कि इंसान जिसे एक पाक ज़ात ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान का मुँह बोलता सबूत बनाया, आज के दौर में उसी अशरफुल मखलूक़ात से इंसानियत शर्मा जाती है और अपने सामने किसी औरत की इज्जत को मर्द के हाथों लुटते हुए देखकर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी ये पार्ट, नॉवेल की ये पार्ट? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे या तो ही मैं आगे कुछ लिख सकती हूँ और आपके लिए कुछ नया ला सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।